A very good morning to you all students. As you know well that we are discussing about the series of the lecture based on the BNSS. Till date we have already discussed chapter 3 power of the code, in which we have already discussed section 21, 2 and 3. Under the chapter 3 based on the powers of the court, in which we have already discussed the power of the high court. Thereafter we have started court of the session, in which we have discussed the power of the session judge. Thereafter the additional session judge. Thereafter we have discussed the power of the CJM, judicial magistrate first class and judicial magistrate first class, their powers and all the other important provisions related to based on this session judge, as well as the CJM and judicial magistrate first class and second class we have already discussed. Now we are now going to move further, that is section 24, which talks about the sentence of the imprisonment in default of fine. अगर कोई अभियुक्त जिसको कि कोई सजा दी गई है और फाइन भी दिया गया है या सिर्फ फाइन दिया गया है और फाइन देने में वो डिफॉल्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 24 इसका आंसर देता है कि व्हाट विल हैपन विद दिस एक्यूज, दैट इज द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट मे अवार्ड, यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट का कोर्ट जो होगा मे अवार्ड सच टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज अथराइज्ड बाय लॉ, कि अगर कोई भी अभियुक्त जो है जो फाइन के पेमेंट को देने में डिफॉल्ट करता है, कभी कभी दो ये फाइन दो प्रकार से दोस्तों हो सकता है, या तो इम्प्रिजनमेंट विद फाइन या सिर्फ फाइन, दोनों ही प्रकार के दोनों ही तरीकों में अगर अभियुक्त को कोई फाइन देने के लिए कोर्ट ने कहा है और कोर्ट अभियुक्त फाइन नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहेगा तो जैसे भी उसको फाइन के न देने के कारण जेल की सजा भी दे सकता है, प्रोवाइडेड, यहाँ पर शर्त यह है कि इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। कभी भी मजिस्ट्रेट जो है जो उसको पावर है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में पावर है 1 साल तक की सजा देने का, जबकि फर्स्ट क्लास में पावर है 3 साल तक की सजा देने का, तो किसी भी कीमत पर वो अपने सजा से ज़्यादा जो है वो सजा अपने जो पावर से ज़्यादा सजा जो है वो नहीं दे सकता है। दूसरा है शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट इन इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, अदरवाइज देम एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लास 2 ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 2 साल की जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी अभियुक्त को 2 साल प्लस 2000 रुपये जुर्माना लगाया है, व्यक्ति ने 2 साल की सजा काट दी और उसने लेकिन 20,000 रुपये जुर्माना या जो है वो अदा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर जुर्माना नहीं दिया गया है तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो अपने जो दी गई पावर है उससे 1/4 की सजा वो नहीं दे सकता है फाइन के डिफॉल्ट पर। जैसे कि अगर इस केस में देखें तो अगर 20,000 रुपये अभियुक्त नहीं दिया है तो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है आपने 3 साल तक मैक्सिमम सजा दे सकता है। तो 3 साल का मतलब है 36 महीने, 36 महीने का मतलब होता है कि वो 9 महीने मैक्सिमम जो है सजा डिफॉल्ट ऑफ फाइन के रूप में दे सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट को जितनी सजा देने की पावर है उसका 1/4 से ज़्यादा अगर फाइन नहीं दिया है तो 1/4 से ज़्यादा वो सजा नहीं दे सकता है। उसी तरह से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को 1 साल तक की सजा देने की पावर है, तो अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं ज्यादा किया है तो 1 साल का मतलब 12 महीने, इसका मतलब 3 महीने से ज्यादा की सजा वो जो है फाइन के डिफॉल्ट पर नहीं दे सकता। ये बात जो है वो सेक्शन 24 के ए के सब क्लॉज बी में कही गई है। सब क्लॉज 2 में कहा गया द इम्प्रिजनमेंट awarded under this section may be in addition to the substantive sentence of the imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 23। ऐसा यहाँ पर बात कही गई है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर से कोई भी पनिशमेंट जो है एक्सीड हो जाए, यानी अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को 1 साल की सजा देने की पावर है तो किसी भी कीमत पर वो 3 महीने से ज़्यादा की सजा वो नहीं दे सकता है। यही बात सेक्शन 23 में बताई गई है, यानी कि सब्सटेंटिव सेंटेंस जो होता है उसका 1/4 से ज़्यादा की सजा वो किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता है। ये सेक्शन 24 का सब क्लॉज 2 बताता है।
अब दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात होती है सेंटेंस। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट द सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। जहां पर एक ट्रायल में एक अभियुक्त को कई सजा दी गई है, ऐसी स्थिति में क्या सेक्शन 25 अप्लाई करता है। सेक्शन 25 अप्लाई करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दिया जाए कि बीएनएस में और बीएनएस में सजा देने का और फाइन देने का जो राइट है, इसके संबंध में ये नियम है कि अगर टोटल मजिस्ट्रेट को पावर है, जो अब हम लोग देख चुका था, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर है 1 साल का, तो वो फाइन अगर नहीं पेमेंट करता है तो मैक्सिमम सजा वो 3 महीने की दे सकता है। उसी तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है 3 साल की सजा देने का। अगर कोई व्यक्ति फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो मैक्सिमम 9 महीने यानी कि 36 महीने की पावर है, तो 9 महीने से ज्यादा का वो फाइन के डिफॉल्ट में वो नहीं दे सकता। ये बात बीएनएस का है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 9 महीने से ज्यादा का सजा नहीं देता है फाइन के डिफॉल्ट पर, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं देता है। जबकि बीएनएस में एक दूसरा सिस्टम है कि टोटल पनिशमेंट का 1/4 से ज्यादा फाइन नहीं, अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं दे रहा है तो उस अपराध के लिए जो टोटल पनिशमेंट है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। यानी मान लीजिए कि अगर चोरी करने की अपराध की सजा 3 साल है तो 3 साल यानी 36 महीने यानी कि 9 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। उसी तरह से अगर कोई भी अपराध हो, उसकी जो मैक्सिमम सजा निर्धारित की गई है उससे 1/4 अगर वो फाइन नहीं देता है, सजा प्लस फाइन भी है, फाइन नहीं देता है तो वो टोटल सजा का जो जितना मैक्सिमम सजा उसमें निर्धारित की गई उसका 1/4 से ज्यादा जो है कोई भी कोर्ट नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पावर का 1/4 और यहाँ पर मैक्सिमम सजा का 1/4 का सिद्धांत अप्लाई करता है। अब आइए दोस्तों 25 एक बात बता रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, अगर एक किसी अभियुक्त को वन ट्रायल में कन्विक्ट किया गया है 2 और 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 9 के ऑफ द बीएनएस के रहते हुए टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब देयरफॉर which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of the offense, order such punishment to run concurrently though and consecutively। 2 वर्ड यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है, सेक्शन 25 को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ 2 वर्ड यूज किया गया है, कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली। कंकरेंटली का मतलब होता है एक साथ सजा का चलना, और कंजिक्यूटिवली का मतलब होता है दोस्तों कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरा सजा का चलना। कंजिक्यूटिवली ज्यादातर जो केसेस होता है, एक विधि का समान सिद्धांत है, क्रिमिनल लॉ का एक समान सिद्धांत है कि व्यक्ति जितने भी अपराध करता है उस सब की उसको अलग अलग सजा मिलनी चाहिए और वो उसको हर अपराध के लिए अलग सजा भोगनी चाहिए। ये एक समान सिद्धांत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है। यानी कि जो बात समान सिद्धांत का मतलब, समान सजा का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी किया है तो उसको चोरी की भी दंड मिलनी चाहिए, अगर चोरी करते हुए लूट किया है तो लूट की भी दंड उसको मिलनी चाहिए, लूट करते हुए अगर रेप भी किया है तो रेप की भी दंड मिलनी चाहिए, और सभी दंड अलग अलग होनी चाहिए। इसे कहते हैं कंजिक्यूटिव, यानी एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा का स्टार्ट होना, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी स्टार्ट होना। इसे कहते हैं कंजिक्यूटिव पनिशमेंट। एक दूसरा पनिशमेंट होता है कंकरेंट पनिशमेंट, माने कि सभी सजा एक साथ चलेगी, जितने भी कोर्ट ने सजा दी है वो सभी सजा एक साथ चलेगी, इसको हमको लोग कहते हैं कंकरेंट। अब यहाँ पर नियम ये है, सेक्शन 25 ये कह रहा है कि कब कंकरेंटली सजा चलेगी और कब कंजिक्यूटिवली सजा चलेगी। इसके संबंध में ये बताया गया है, इन द केस ऑफ द कंजिक्यूटिव सेंटेंस, यानी कि एक के बाद एक सजा चलने वाला सेंटेंस जो है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द aggregate punishment for the several offense being in excess of the punishment which it is competent to inflict, or on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। दोस्तों इसे बहुत ही आसान तरीका से समझिए। एक तो आपने समझ लिया कि कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा को, जैसे मान लीजिए कि अभियुक्त को
एक अपराध के लिए चोरी की भी सजा दी गई है 3 साल, फिर डकैती की सजा दी गई है 7 या 8 साल, उसके बाद उसको डकैती करने के दौरान रेप किया है, रेप की सजा उसको 10 साल दी गई है। तो यानी 3, 7 और 10 साल की सजा, पहले 3 साल की सजा समाप्त होगी, फिर उसके बाद 7 साल की सजा शुरुआत हो जाएगी, 7 साल समाप्त होने के बाद फिर 10 साल की सजा शुरू, यानी एक के बाद एक सजा दी जाएगी। तो इसे कहते हैं कंज्यूगेटिव। तो यहाँ पर ये बात की गई दोस्तों कि अगर सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर जिस कोर्ट ने जो है जिस भी कोर्ट ने जो है अगर कोई सजा दिया है और उस कोर्ट में जो अगर सारे सजा को अगर एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो वो सजा उस कोर्ट के पावर से ज़्यादा की है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उस ऐसे केस को जो है वो हायर कोर्ट में भेजेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए ए ने कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस जो है 3 जगह अलग अलग किया है, जहां पर एक में उसे 2 साल की सजा मिली है, दूसरे में उसे 3 साल की सजा मिली है और चौथे में वो 4 साल की सजा गया है। अतः 3 सजा जो है एक व्यक्ति को दी गई है। यदि तीनों सजा एक साथ दी गई तो पहले सजा देने वाला को हम कंसेक्यूटिव सजा दी जाएगी। यानी कि नियम यह है कि यदि टोटल सम अपराध को मिलाकर 20 साल से कम का है, यानी कि अगर सभी जोड़ दें तो अपराध की सजा जो है 20 साल से कम का है, तो ऐसी स्थिति में कंसेक्यूटिवली वाला रूल फॉलो किया जाएगा। और अगर अपराध के टोटल अगर एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो 20 साल से ज्यादा का है, यानी 20 साल का रूल है दोस्तों कि अगर टोटल एक्यूमुलेट करके 20 साल से कम है तो कंसेक्यूटिव वाला रूल अप्लाई करेगा, 20 साल से ज्यादा का है तो कंकरेंट वाला सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड कहा गया है कि इन नो केस शैल सच पर्सन टू सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। यानी कि पहला नियम है कि किसी भी कीमत पर 20 साल से ज्यादा जो है उसे कंसेक्यूटिव सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि 20 साल तक से कम का होगा तो कंसेक्यूटिवली सजा दी जाएगी, 20 साल से ज्यादा का अगर टोटल अगर जोड़ के अगर 20 साल से ज्यादा की उसे सजा मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सजा जो है वो कंकरेंट चलेगी। दूसरा जो है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट बी एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। जैसे कि दोस्तों इसे ऐसे समझिए, यदि किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया तो जो सजा देने की उसकी लिमिट है उसका दुगना से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता है। यानी कि अगर किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मान लीजिए 7 साल तक की पावर है, वो सजा दे सकता है और उसने पहले क्राइम में 3 साल, दूसरे क्राइम में 3 साल और तीसरे क्राइम में 7 साल तक की अगर वो सजा दिया, यानी 3 साल प्लस 7 साल यानी कि 13 साल तक की अगर वो सजा दिया है तो ऐसी स्थिति में यह सजा जो है वो कंसेक्यूटिवली चलेगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि मजिस्ट्रेट को 7 साल तक की पावर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सजा देने का, और तो वो नियम ही है कि अगर सारे सजा को जोड़ दिया जाए वो तो 7 दूनी 14 यानी 14 साल से कम की सजा अगर बन रही है तो उसे कंसेक्यूटिवली दिया जाएगा, और 14 साल से ज्यादा की सजा बन रही है तो फिर कंकरेंटली वाला रूल अप्लाई करेगा। यानी कि नियम यह है कि दोस्तों कि जितनी पहला नियम है कि 20 साल से अगर सारी सजा एक्यूमुलेट हो जाए, 20 साल से ज्यादा हो तब कंकरेंट वाला लिस्ट फॉलो होगा, अदरवाइज कंसेक्यूटिव रूल वाला फॉलो होगा। यानी कि हर एक अपराध के लिए अलग अलग सजा भोगनी पड़ेगी। और दूसरा है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास जितनी पावर है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट क्लास के पास 3 साल की पावर है तो मैक्सिमम 6 साल तक का कुमुलेट होके वो सजा दे सकता है। 6 साल से ज्यादा का होगा तो सजा कंकरेंट चलेगी। उसी तरह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 7 साल की पावर है मैक्सिमम, वो 14 साल तक का जो है वो सजा जो है अगर 14 साल से कम है पूरे सजा को मिलाने के बाद तो कंसेक्यूटिव चलेगा, और 14 साल से ज्यादा का है तो फिर कंकरेंट सजा चलेगी। ये बात कहा गया है सेक्शन 25 के सब क्लॉज बी में। तीसरा कहा गया है सेक्शन 25 के सब क्लॉज 3 में, फॉर द पर्पज ऑफ द अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी कि अब तक जो है जिस कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो सजा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वो उसके पावर का दुगना जो है वो दे सकता है सजा, वो सजा कंसेक्यूटिव चलेगी और उसके बाद वो है कंकरेंट चलेगी। यहाँ पर बात की गई है अगर किसी अभियुक्त ने
अपनी सारी सजाओं को मिलाकर वो अपील किया है, तो अपील वाला अगर कोर्ट निर्णय दे रहा है तो मान लिया जाएगा कि सभी पनिशमेंट का जो है वो कोमुलेट करके जो है एक बार सजा दी जाएगी। ये बात यानी कि यदि किसी कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा अगर जो है अपील के प्रयोजन के लिए अपील अगर किया गया है तो कंसेक्यूटिव सेंटेंस को कुल योग जो इस धारा के अंतर्गत उसके द्वारा विरुद्ध लगाए गए हैं, तो पूरा का पूरा सभी को मिला के एक दंड समझा जाएगा। यानी कि दंड तमाम है, लेकिन जब अपील कर रहा है तो सारे सजाओं को मिलाकर एक दंड वो देगा जो भी अपील न्यायालय देना चाहे। Section 26 talks about the mode of conferring power. Mode of conferring power under this Sanhita, the High Court or the state government, as the case may be, by order empower person, especially by name or in virtue of their offices or classes of the officials, generally be their official titles. दोस्तों, जब भी हाई कोर्ट या जब भी कभी हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर को या जुडिशियल ऑफिसर को कोई पावर दे रही है, तो पावर जो है वो बात की गई पावर या तो उसके नाम से दिया जाएगा, या तो उसके ऑफिशियल डिग्नेशन के नाम से दिया जाएगा, या फिर क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली जो ऑफिशियल टाइटल्स है, यानी 3 प्रकार से दिया जाता है। मैं आरके सिंह हूँ, मैं मान लीजिए सीजीएम हूँ, तो कोई भी कोर्ट अगर हायर कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट मुझे इम्पावर कर रही है तो मेरे नाम से कर सकती है, क्योंकि मैं से, या फिर सीजीएम बुला के कर सकती है, या क्लासेस ऑफ यानी जो मेरा ऑफिशियल टाइटल्स है उसके नाम से कर सकती है। किसी के नाम से जो है मुझे इम्पावर किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 26 में कही गई है। इसी के 27 में कही गई, 26 के क्लास 2 में कही गई है, एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो इम्पावर। अगर जिस दिन मुझे को पावर इम्पावर की सूचना मेरे को मिलेगी उस दिन से माना जाएगा कि वो जो नोटिस है वो प्रभावी हुआ है। यानी कि सूचना कम्युनिकेट हो जाए उस व्यक्ति को, जिस पर्सन को एम्पावर किया है, उस दिन जो है ये मान लिया जाएगा उसका इफेक्ट पड़ा है। Section 27 talks about the power of official appointed. Whenever any person holding an office in the service of the government who has been inserted by the High Court or the state government with any power under this Sanhita throughout any local area is appointed to an equal to the higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the High Court or state government, as the case may be, otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed. बहुत ही आसान सेक्शन है दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको कतई भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी सेवा में है, whenever a person holding office of the और गवर्नमेंट का कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो जब तक कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उस व्यक्ति को इम्पावर कर रही है, जैसे मान लीजिए मैं इंस्पेक्टर हूँ, कल को और कोई एक लोकल एरिया मेरा लिमिट है ऐसे एसएचओ या इंस्पेक्टर, और अगर कल को मैं एलिवेट होकर डिप्टी एसपी बन जाऊँ या एसपी बन जाऊँ, तो ऐसी स्थिति में या तो सेम लेवल का या हायर लेवल का अगर मैं अधिकारी बन जाता हूँ, तो भी जो मेरा पुराना वाला जो जुरिडिक्शन होगा उस पूरे लोकल एरिया में वो जो है वो जारी रहेगा। वो इसी बात, यानी कि अगर जब भी कभी उसी प्रकार का या हायर पोस्ट पर वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, तो वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है। तो जब तक हाई कोर्ट या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वो ऐसे नियुक्त किया गया था वो सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी कि अगर कोई एसपी भी बन जाता है तो उसका पावर जो है वो डिप्टी एसपी या एसएचओ रैंक के किसी व्यक्ति के बराबर ही होगा। वो सारे पावर को एक्सरसाइज वैसे करेगा जो जब वो महत्ता था तब वो कर सकता। ये बात 27 में कही गई है। 28 talks about the withdrawal of the power. The High Court or the state government, as the case may be, may withdraw all or any of the power conferred by it under this Sanhita or any person or by any officer subordinate to it. बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। सारा पावर जो है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट
देती है। तो जो व्यक्ति पावर देता है वो कभी भी वो पावर ले सकता है। ये विधि का सामान्य सिद्धांत ये है। तो हाई कोर्ट या राज्य सरकार यदि चाहे तो सब शक्तियों को या किसी भी शक्तियों को जब भी चाहे वो वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने वो इस संहिता के अधीन उसे प्रदान की थी। दूसरा है एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such power were conferred। कभी कभी डीएम जो है अपने पावर को एसडीएम को या एडीएम को दे देता है। उसी तरह से कभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने पावर को जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने पावर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड को इम्पावर कर देता है। तो ये दोनों ही अधिकारी पावर को इम्पावर किए हैं, किसी को अपने पावर को दूसरे को दिए हैं। तो ये अधिकारी जब भी चाहे वो जो है वो शक्ति को जो है सीजीएम अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी गई शक्तियों को वापस ले सकता है, या फिर डीएम जो ने पावर जो एडीएम को दे रखा है वो कभी भी जो है वो डीएम उसे वापस ले सकता है। ये बात सेक्शन 27 के सब क्लॉज 2 में, सेक्शन 28 के सब क्लॉज 2 में कही गई है। अब दोस्तों आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द जज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। अगर कभी कभी कोई भी मजिस्ट्रेट का ऑफिस या कोई भी ऑफिस चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या सेशन जज का हो, जब भी कभी ऑफिस वेकेंट होता है बाय ट्रांसफर, बाय डेथ और बाय एनी अदर रीजन, हमारी ऑफिस वेकेंट होता है तो उस ऑफिस पर अगर कोई व्यक्ति सक्सेसर आता है तो उस सक्सेसर को सारी पावर होगी जो उसका पहले वाला अधिकारी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा था। यही बात सिंपल शब्दों में यहाँ पर सेक्शन 29 में समझाई गई। सब्जेक्ट टू द अदरवाइज प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द जज और द मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब है कि मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा मेरे कोई अगर कोई व्यक्ति ऐसे सक्सेसर नियुक्त होता है तो उसे भी वही पावर होगी जो मेरे को पावर थी। वही बात चाहे वो जज हो या मजिस्ट्रेट हो, अगर उसका पोस्ट वेकेंट होता है तो जो व्यक्ति उसको सक्सेसर नियुक्त होता है उसे भी इसी जजेज और मजिस्ट्रेट के सारे पावर को एक्सरसाइज करने का अधिकार है। दूसरा है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन चीफ। जब कभी ये डाउट है कि पर्टिकुलर कोर्ट का या पर्टिकुलर व्यक्ति का सक्सेसर कौन है, इस बात का डाउट है, अगर मामला जो है सेशन जज का है, द सेशन जज शैल डिटरमाइन। तो ऐसी स्थिति में सेशन जज अगर जज का मामला है तो सेशन जज डिसाइड करेगा कि उसका सक्सेसर कौन होगा। बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता और एनी अदर प्रोसीडिंग और अंडर दिस देयर अंडर ही डीम्ड टू बी ए सक्सेसर इन ऑफिस। अगर डिस्प्यूट है कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज किसे चार्ज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अगर सक्सेसर के बारे में डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा सेशन जज। अगर मामला जज का है, अगर मामला जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, अगर मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है क्लास 3 का है तो ऐसी स्थिति में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि वो उसका सक्सेसर कौन होगा। यानी कि सेशन कोर्ट में सेशन जज डिसाइड करेगा अगर डाउट है कि कौन सक्सेसर है, और उसी तरह से अगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है तो सीजीएम डिसाइड करेगा कि कौन, इफ देयर इज एनी डाउट दैट कि हु इज द सक्सेसर देन तब ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिटरमाइन बाय ऑर्डर ऑफ द राइटिंग में डिसाइड करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है इस संहिता के अंतर्गत उस पावर को एक्सरसाइज करेगा। सेशन जज सेशन कोर्ट को डिसाइड करेगा अगर डाउट है कि कौन सा अधिकारी जो है सक्सेसर इन चीफ के सक्सेसर के रूप में वो पावर का इस्तेमाल करेगा, और अगर नीचे वाला कोर्ट है यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। तो इस बारे में तो अब आइए दोस्तों, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है थर्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी सेक्शन 29 जो है लास्ट सेक्शन है चैप्टर थर्ड का। अब आइए चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट द 5 सेक्शन है 30, 30, 31, 2, 3, 4 5 सेक्शन का जो है चैप्टर 4 है। पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार ये क्लॉज है कि कब एक सामान्य नागरिक को या पवित्र, ये सामान्य नागरिक का इट इज ए पायस ऑब्लिगेशन ऑफ ए कॉमन मैन टू असिस्ट आइदर पुलिस और द मजिस्ट्रेट। पुलिस और मजिस्ट्रेट का मदद जो है एक सामान्य नागरिक, यानी कि लाइबिलिटी हैज बीन इनकर्ड ऑन ए कॉमन मैन
टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट बेस्ड ऑफ द आइदर मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर। अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अगर कोई साधारण नागरिकों से जब कभी असिस्टेंस मांगे तो साधारण नागरिक का पवित्र कर्तव्य है कि वो पुलिस को और मजिस्ट्रेट को असिस्ट करे। ये बात करना है। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक टू एन ऑफिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कोई भी पुलिस अधिकारी जो SHO रैंक से यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से रैंक का ऊपर का है, या तो SHO है या SHO रैंक का ऊपर का है, may exercise the same power throughout the local area to which they are appointed। उस लोकल एरिया में वो सारे पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, as may be exercised by such officer within the limit of this system। यानी कि SHO रैंक का कोई भी व्यक्ति, SHO रैंक या उसके ऊपर का कोई भी अधिकारी, SHO से ऊपर डिप्टी SP हो सकता है, डिप्टी SP से ऊपर SP हो सकता है, SSP के ऊपर SSP हो सकता है, उसके नीचे और भी कई अधिकारी हो सकते हैं। ये सारे अधिकारियों को पावर है कि किसी भी थाने के लोकल लिमिट में जो पावर SHO को है वो सारे पावर को एक्सरसाइज वो कर सकता है। ये बात सेक्शन 30 में बताई गई है। दूसरा बताइए 31 में पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट। कब और किन परिस्थितियों में पब्लिक जो है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को असिस्ट करेगी। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली हिज एड। दोस्तों अगर भारत के संविधान को भी देखेंगे तो भारत के संविधान के ने नागरिकों के ऊपर भी कई कर्तव्य आरोपित किए गए। ये प्रत्येक नागरिक का एक पवित्र कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखे, महिलाओं का सम्मान करे, अशिष्ट चीज़ों से दूर रहे, तमाम कर्तव्य जो है वो आरोपित किए गए। उसी तरह से CRPC भी नागरिकों को के ऊपर कई कर्तव्य आरोपित करता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सिर्फ जिम्मेदारी राज्य की नहीं है, राज्य के प्रत्येक निवासियों की जिम्मेदारी। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज ड्यूटी बाउंड टू असिस्ट आइदर पुलिस और द मजिस्ट्रेट, बिकॉज ये दोनों जो है वो क्राइम को या लॉ ऑर्डर मेंटेन करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और ये लोग तभी अपने कर्तव्यों में सफल हो सकते हैं जब उसको जनता का प्रॉपर सहयोग मिले, क्योंकि पुलिस जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर वो दुश्मनों से या शत्रुओं से या अपराधियों से वो लड़ता है, भिड़ता है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को प्रॉपर असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है नागरिकों से। तो ये बात ये कहता है अगर कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जो है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन हु सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू अरेस्ट। अगर कोई पुलिस अधिकारी यदि किसी मजिस्ट्रेट ने, बात समझिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने जो है किसी पुलिस अधिकारी को वारंट देकर ये कहा है कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट करके वो कोर्ट में प्रोड्यूस करिए या थाने तक ले जाइए, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट करना चाहता है या फिर कस्टडी में लेना चाहता है, और यदि पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट साधारण व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होगी तो साधारण व्यक्तियों का पवित्र कर्तव्य है कि वो मजिस्ट्रेट का या पुलिस अधिकारी को वो पुलिस की सुरक्षा में भाग न निकले, इस बात को इंश्योर करना की जिम्मेदारी जो है वो कॉमन मैन को हो। दूसरा, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ब्रीच ऑफ पीस का वायलेशन कर रहा है तो हमें पुलिस या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उतना प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, सप्रेशन देना पड़ेगा, ताकि उस व्यक्ति को जो है वो प्रिवेंट कर सके। तीसरा है इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति डैमेज करने का प्रयास कर रहा है या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहा है या अटेम्प्ट क्षति पहुंचाने का अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो जनता को पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की मदद से ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोकनी चाहिए। यानी कि तीनों जगह पर कोई व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है तो जनता का कर्तव्य है कि पुलिस को वो व्यक्ति को अरेस्ट कराने में सहायता करे। दूसरा है, अगर कोई ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है तो पुलिस को सहायता करके उस ब्रीच ऑफ पीस को खंडित होने से रोके। और तीसरा, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करे। दूसरा, एड टू पर्सन, सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट द एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, यदि यहाँ पर बात पुलिस सेक्शन 31 में पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, सेक्शन 32 में अदर देन द पुलिस ऑफिसर, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने अदर देन द किसी पुलिस ऑफिसर को किसी कार्य के लिए वारंट इशू किया है कि आप किसी पर्टिकुलर कार्य को करके लाए, तो ऐसी स्थिति में एनी अदर पर्सन में ऐड इन द एजुकेशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at
हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। सेक्शन 32 में कहा गया दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर से जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एक अदर ऑफिसर है, तो उस अदर पर्सन को यदि वारंट को एग्जीक्यूशन हेतु लगाया गया है और वो वारंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, तो ऐसे मामले में वो चाहे तो जनता की मदद ले सकता है और पब्लिक जो है ऐसे व्यक्ति को जो है जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी मदद करेगा। सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट द पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन अफेयर्स। यहाँ पर ये भी बहुत यूनिक क्लॉज है दोस्तों कि जनता को अगर कोई क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसे देने, तो जनता जो है यानी पब्लिक जो है उसे ड्यूटी बाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों, खासकर जुडिशियल एग्जामिनेशन में आता है कि यहाँ पर पब्लिक के ऊपर ये लायबिलिटी डाली गई है कि अगर आपको किसी क्राइम के बारे में जानकारी है या उसके उसके आसपास की कोई घटना के बारे में कोई जानकारी कुछ भी रखते हैं, ये कौन से क्राइम है ये भी बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप ड्यूटी बाउंड है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को दे। और अगर आप नहीं देते हैं तो बर्डन ऑफ लायबिलिटी नाउ शिफ्टेड अपॉन यू कि आपने क्यों नहीं दिया है, क्यों ना आपको इसके लिए पनिश किया जाए, ये आपको बताना होगा। ये बात सेक्शन 33 कहती है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, यहां पर बात की गई है, एनी ऑफेंस नेमली पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस 2023। दोस्तों यहां बात की गई है अगर किसी व्यक्ति जो बीएनएसएस की निम्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अगर वो जानता है तो उसकी जानकारी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देगा। कौन कौन से सेक्शन है दोस्तों? सेक्शन 103 to 1505, यानी कोई व्यक्ति कोई ऐसा अफेंस के बारे में जानता है जो सेक्शन 103 और 105 के तहत अपराध है। दोस्तों 103 देखिए, 103 का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 104 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, 105 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड टू चिल्ड्रन। यानी इन तीनों के बारे में कोई जानकारी रखता है या कोई व्यक्ति ऐसा आशय करने जा रहा है उसकी जानकारी रखता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देगा। दूसरा है सेक्शन 1111, सेक्शन 111 टू 113। 111 टू 113 में बात की गई दोस्तों हर्ट 111 टॉक्स अबाउट द हर्ट, 112 टॉक्स अबाउट द वॉलंटरी काउजिंग हर्ट और 113 टॉक्स अबाउट द ग्रीवियस हर्ट। यानी किसी व्यक्ति को कोई हर्ट के बारे में जानकारी है या वॉलंटरी काउजिंग हर्ट के बारे में जानकारी है या ग्रेवियसली हर्ट के बारे में जानकारी है तो उसकी सूचना देगा। थर्ड है सेक्शन 140 टू 144। 140 टॉक्स अबाउट द रॉन्गफुल काउंसिलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग और एब्डक्टेड पर्सन के बारे में कोई जानकारी है, किडनैपिंग के बारे में जानकारी है, कन्फाइनमेंट के बारे में जानकारी है। 141 टॉक्स अबाउट द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, किसी मानव की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी है। 142 talks about the exploitation of the trafficked person. 143 talks about the habitually dealing in slaves, गुलामी के बारे में कोई व्यक्ति किसी गुलामी कर रहा है इसके बारे में जानकारी है, सूचना पुलिस को देगा। फोर्थ का रहा है सेक्शन 147 टू 154। 147 टू 154 talks about the offenses against state, यानी पूरा का पूरा आप देखें चैप्टर 17 में बात की गई है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। सेक्शन फिर फिफ्थ में है 178 टू 182 टॉक्स अबाउट द क्वाइन करेंसी काउंटरफीट। 189 टू 91 टॉक्स अबाउट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 274 टू 280 टॉक्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और डिसेंसी, चैप्टर 15 है। सेक्शन 307 टॉक्स अबाउट द रॉबरी, चैप्टर 17 है। सेक्शन 309 टू 312 टॉक्स अबाउट द डकैती। सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट द चीटिंग और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 331 टू 332 टॉक्स अबाउट द हाउस ट्रेसपास। यानी दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को इन सारे अफेंस के बारे में यानी कि 1 से लेकर जो 12 तक में जितने भी सेक्शन बताए गए तमाम सेक्शन यहाँ बताए गए हैं, उन सेक्शन के संबंधित जो भी अफेंस है उसकी जानकारी या तो उसके पास है या कोई व्यक्ति
ऐसा करने का आशय रखता है, उसकी भी जानकारी है, तो दोनों ही जानकारी जो है वो आपको पुलिस के साथ साझा करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सेक्शन में दिए गए ऑफेंस के बारे में जानकारी है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को या निकटतम थाने या मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी नहीं देता है, और न देने के साथ कोई और जानकारी न देने का कोई वो रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं बताता है, तो उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ डाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपने यह इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। यदि आप चाहते तो क्राइम अगर क्योंकि अगर वो चाहता, अगर इन्फॉर्मेशन वक्त रहते दे देता तो होता है वो क्राइम को करने से प्रिवेंट किया जाता था। अतः वो व्यक्ति भी गुनहगार है, क्योंकि उसने जानते हुए भी पुलिस की मदद नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उससे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत उससे पूछा जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। यहां पर सेक्शन 34 अब आइए दोस्तों, ये 34 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। यहां पर कोई एक अधिकारी होता है दोस्तों, LIU लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का जो व्यक्ति होता है वो LIU कहलाता है। ज़्यादातर क्राइम अगर होता है तो दोस्तों हम लोगों ने पिक्चरों में देखा था, जैसे कोई हर पुलिस का कोई ना कोई मुखबिर होता है जो पुलिस को तमाम जानकारियां देता है। उसी तरह से हर एक गांव के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो गांव का ही कोई व्यक्ति होगा, उसे ऑफिसर की संज्ञा यहाँ पे अगर आप देखें, एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज। विलेज के लिए उस गांव में कोई ऑफिसर एम्प्लॉयड किया जाए। ये ऑफिसर है मुखबिर की कहा जाता है, जिसको कि LIU कहा जाता है। रिसाइडिंग इन द विलेज, वो उसी गांव में वो रहता होगा व्यक्ति, उसी को जो है LIU यानी कि ऑफिसर्स की जिम्मेदारी दी जाएगी, और उसका काम सिर्फ ये होगा कि वो बताए कि उसका सिर्फ काम ये होगा कि वो गांव के भीतर जितनी भी क्राइम या अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, इसको उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करे, और वो जो है संबंधित पुलिस थाने में जो है वो हुई वारदातों को उसकी जानकारी दे। पुलिस के अलग अलग गांव और मोहल्ले में जो है LIU की नियुक्ति पुलिस करती है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस गाँव में अगर LIU या मोहल्ले में LIU ठीक ठाक काम करेगा तो उस गांव में कम से कम क्राइम रेट होगा, क्योंकि अगर समय रहते LIU ने उस चीज़ की सूचना पुलिस को दे दी तो वो क्राइम जो है सॉल्व करने में वो काफ़ी मदद होती है। तो ये LIU की नियुक्ति जो है, यानी विलेज एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज, और ये व्यक्ति जो है वो निकटतम पुलिस स्टेशन में जो है तमाम तरह के क्राइम की जानकारी जो है वो देगा। यहाँ पर सेल सब का कोई भी जानकारी जो उसके पास और यहाँ पे ये बात भी कही गई है दोस्तों कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, विच एवर इज नियर एनी इंफॉर्मेशन विच ही मे पासेज रिस्पेक्टिवली, ये ऑफिसर जो है वो निकटतम थाने को उसकी सूचना देगा। द परमानेंट और टेम्पोररी रिसाइडिंग क्या क्या की सूचना देगा। पहला है कि यदि किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्ति का जो स्टोलन प्रॉपर्टी का क्रेता या विक्रेता है, वो स्थायी रूप से निवास कर रहा है, इसकी सूचना वो विलेज ऑफिसर देगा या LIU देगा। दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो ठग, लुटेरा या जो ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर बात की गई है, जो या तो सस्पेक्ट होगा या रॉबर होगा, स्केप कन्विक्ट होगा या प्रोक्लेम ऑफेंडर होगा। तीन बातें कही गई है, जो रॉबर है, जो लुटेरा है, या जो कन्विक्टेड पर्सन है, या जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, और वो व्यक्ति या जानता है या ऐसा होने का उसके बाद उचित संदेह है, तो ऐसे व्यक्ति को विलेज या ऐसा व्यक्ति विलेज में आ जा रहा है तो उसकी सूचना वो जो है निकटतम थाने में देगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है या किसी व्यक्ति को सेक्शन 190 या 191 BNS के तहत अगर कोई अपराध किया है तो ऐसे व्यक्ति की सूचना जो है वो तुरंत जो है वो थाने में दी जाएगी। डी इसी तरह से D और E मैंने नहीं लिखा है दोस्तों। D कह रहा है कि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि जो व्यक्ति गांव के आसपास मरा हुआ है,
अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जो है यानी किसी व्यक्ति को, विलेज ऑफिसर को ये सूचना मिलती है कि गांव के आसपास कोई व्यक्ति या तो मरा हुआ पाया जाता है या उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है, या ऐसे गांव में आसपास किसी व्यक्ति का शव या शव का कोई अंग या मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में और कोई ऐसा व्यक्ति जो संदेह पैदा कर रहा है कि उसने नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है, इसकी सूचना वो थाने में देगा। और लास्ट है, यदि किसी गांव या उसके आसपास किसी स्थान पर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है या करने का आशय से किया जा रहा है जो भारत में किया जाता है, तो बीएनएसएस की धारा 103, 5, 11, 12, 13, 14, 178, 181, 305, 307, 392, 312 एंड 326, 331 और 332 उपरोक्त सेक्शन अगेंस्ट अपराध अगर किया गया है, सारे सेक्शनों के भीतर जो अपराध किया गया है, अगर उसकी कोई जानकारी मिल रही है तो उसकी जानकारी जो है वो पुलिस से साझा की जाएगी। यानी कि ये जो सेक्शन 24 है दोस्तों, वो विलेज के ऑफिसर जो एम्प्लॉयड किया जाता है उसका ये कर्तव्य आरोपित करता है कि वो थाने में जो है तमाम घटनाओं की जानकारी जो अभी हम लोगों ने बताई थी, उन सारी घटनाओं की जानकारी जो है वो पुलिस को, यानी कि सारे जो भी इस सेक्शन से या इस सेक्शन रिलेटेड जितनी भी घटना की जानकारी है, यहाँ कॉमन मैन के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, यहाँ एलआईयू के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है कि उन तमाम अपराधों की जानकारी जो है वो निकटतम पुलिस थाने में दे। दोस्तों एक बात तय है कि जब तक सामान्य व्यक्ति और विलेज ऑफिसर यानी कि जो एलआईयू है वो सूचना अगर वो क्राइम की नहीं देगा, तमाम ऐसी क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है समय रहते अगर उसकी सूचना जो है पुलिस को मिल जाती है। और तमाम ऐसे केसेस में पुलिस बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो हैवली जो है उस क्रिमिनल पर को नैप कर लेती है, पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, जिसकी समय रहते सूचना या तो पब्लिक दे देती है या फिर ये एलआईयू दे देती है। तो यहाँ पर सेक्शन 33 में पब्लिक के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, सेक्शन 34 में एलआईयू के ऊपर लायबिलिटी डाली है कि वो जो भी क्राइम हो रहा है उसकी सूचना, खासकर इन क्राइम की सूचना जो है वो संबंधित पुलिस अधिकारी को दे या मजिस्ट्रेट को दे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 जो है पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है, चैप्टर 4 जो है वो तमाम तरह के पुलिस ऑफिसर ऐड की बात करता है कि पुलिस को और मजिस्ट्रेट को कब पब्लिक के द्वारा असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप पूरी के पूरे जो भी सारे प्रोविजंस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।